नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और रैंक बूस्टर बैच का आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेशन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 मैथ के क्वेश्चंस और 5 रीजनिंग के बढ़िया क्वेश्चंस। कंसेप्ट आप समझते चलिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उसी में से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को नोट करके सॉल्व करके समझते हुए चलिए। और अगर सेशन आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो कृपया लाइक भी करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये जो सेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं और ये डेली प्रैक्टिस सेशंस हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेट में जैसे हम लोगों ने बात की कि मैथ के कितने क्वेश्चंस होंगे 10 और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 5। तो चलिए शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हाल ही में एसएससी वगैरह के एग्जाम में काफी पूछे गए हैं और बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है इसको। देखिए, आपको दिया है ये 27x प्लस वाई का क्यूब माइनस 8x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 5y एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। अगर ऐसा है तो आपको a प्लस 5b प्लस 2c का मान पूछा है, कितना होगा। अब जरा समझिए एक बात को। पहले मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा देता हूं, फिर बताता हूं जल्दी कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे पार्ट को मान लूं a, तो इसको मैं दिखाऊंगा कैसे, a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म में। ये a क्यूब है और ये b क्यूब है। कैसे होगा जरा समझना। बहुत अच्छे से बहुत लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, तो इनको समझते हुए चलिएगा, इग्नोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। 27x प्लस वाई का क्यूब माइनस 8x माइनस वाई का क्यूब। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। 27 को मैं लिख रहा हूं 3x प्लस वाई, ऐसे लिख रहा हूं। और ये पूरे का क्यूब लिख सकता हूं। बोलिए, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ये पूरा a क्यूब हो गया माइनस, ऐसे मैं 8 को लिख रहा हूं 2 और ये हो जाएगा x माइनस वाई का और ये पूरे का क्यूब। तो बताइए, ये पूरा जो लेफ्ट वाला पार्ट था, क्या मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये क्वेश्चन किसका है, कंपैरिजन का, तो पहले मैं इसको इस पार्ट में तोड़ूंगा। बताइए, अगर मैं यहां पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा। होगा a माइनस बी और a कितना है, ये पूरा 3x माइनस वाई, ये कितना है, a है, यानी 3x प्लस 3y, ये a हो गया। और माइनस b यानी कि 2x माइनस 2y, ये b हो गया। भाई यही तो पूरा b है, 2x माइनस वाई, तो मैंने दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये जरा देखिए कितना आ रहा है। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 3x प्लस 3y और माइनस 2x प्लस 2y हो जाएगा ना। 3x प्लस 3y और माइनस 2x और माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 2y हो जाएगा। तो देखिए 3x में से 2x गया, कितना हो जाएगा x, और ये 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y। तो ये x प्लस 5y, देखिए यही लिखा हुआ ना यहाँ पे। समझ में आ गई बात। तो अंदर क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं a स्क्वायर की बात करूं तो a तो यही मान रखा है 3x प्लस वाई को। तो देखिए यहां लिख रहा हूं नीचे, जरा इसको मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। ये 3x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई, ये है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2x माइनस वाई बी स्क्वायर, और प्लस ए बी, ए कितना है 3x प्लस वाई और इंटू बी है 2x माइनस वाई। बोलो, ये हो गया a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब आप इसको एक्सपेंड करिए तो जरा देखिए एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, कैसे आएगा। इसको खोलें अगर, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, और ये देखो 3 दूना कितना हो गया 6 और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा प्लस का 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
इसको तो हमें कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, x प्लस 5y है, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है, हमें केवल किस पार्ट को देखना है, इस वाले पार्ट को। अब देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तीनों को जोड़ के डायरेक्ट लिख दें तो 9 4 13, 13 और 6 19, 19x स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना होगा, तो देखो ये 9y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर और ये माइनस का 6y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7y स्क्वायर प्लस का, भाई 9 4 13 और 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7y स्क्वायर। अब देखो ये 9 दूना 18 xy, ये माइनस का 4x, माइनस का 8xy, तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा प्लस का 10xy, ये आ गया। तो यही तो है ax स्क्वायर प्लस bxy और cy स्क्वायर। अब जरा समझना, कंपेयर करने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है तो 19, यहां पे कितना है a, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 19 आ गई है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो b xy के साथ है, तो xy कितना है यहाँ पे 10 है, तो b कितना हो जाएगा 10, और c कितना हो जाएगा, तो c y की स्क्वायर का कोफिशिएंट है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 7, तो c हो जाएगा 7, उठा के वैल्यू रख दो, a कितना है 19, b कितना है 10, तो 10 पचे 50, और c कितना है 7, तो 7 दूना 14, 19 और 14 कितना हो गया 33, 33 और 50 कितना हो गया 83। ऑप्शन कौन सा होगा, डी पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इस तरह से क्वेश्चन को आपको पूरा खोल के नहीं करना है, क्योंकि देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि इतना करने में हमें कम से कम 2-3 मिनट लग सकता है ना, जल्दी कैसे करेंगे। देखो आप इसको तो समझ जा रहे हो कि ये 3x प्लस वाई पूरे का होल क्यूब है, और माइनस ये कितना है 2x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो होगा, तो आपको इसको नहीं देखना है, क्योंकि ये जो है ए माइनस बी से बनेगा ही बनेगा। अगर मैं फिर से लिख दूं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो कितना होता है ए माइनस बी, सॉरी ये माइनस है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही होता है। तो ये तो देखो a माइनस बी ये होगा ही होगा, इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है ये कितना होगा। तो ये कितना होगा, a कितना है आपका 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट लिखो, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा ना, या a स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे छोड़ दो, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है तो देखो ये 2 का स्क्वायर 4 और x माइनस वाई का स्क्वायर, और प्लस का ए बी, तो देखो 3 दूना कितना हो गया 6 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चीज आपको डायरेक्ट लिखनी है, ये लाइन, इस पे तो फोकस ही नहीं करना, ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो अब कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a है, जरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो तो ये कितना है x, x का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 9 4 13, 13 माइनस 6 ये है ना, सॉरी 13 प्लस 6 कितना हो गया 19, तो a हो गया 19। b कितना है, b है आपका देखो यहाँ पे xy का कोफिशिएंट, तो xy कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा, इसमें तो xy है नहीं, तो देखो यहां पे कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 आएगा तो 9 दूना 18 यहां से, और प्लस 4 दूना 8 माइनस, क्योंकि माइनस लगा है ना बीच में ये, तो माइनस 4 दूना 8, तो 18 माइनस 8 कितना हो गया 10, तो 10 बचे 50, और प्लस का 2c, अब c निकालना है, तो देखो c कितना है वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो 9, ये 9 4 13 और 13 माइनस 6, यहाँ पे 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7, यानी ये हो गया 7, तो 7 दूना 14, जोड़ दो, देखो इकाई के स्थान पे कितना आना चाहिए 3, ना यहां है ना यहां है ना यहां है, ये ऑप्शन है। मुश्किल से मुश्किल अगर इस क्वेश्चन को आपको करने में समय लगेगा तो 30 से 40 सेकंड का समय लगना चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि एसएससी का देखो एक बात ध्यान रखो, जो करंट एग्जाम्स होते हैं ना उनके जो क्वेश्चंस हैं वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है लगातार, और ट्रेंड में जो क्वेश्चन चलते हैं वो लगभग सारे एग्जाम में चलते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, अभी जो मेंस हुआ है उसकी भी मैं बात कर रहा हूं, और सीपीओ, इन दोनों में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई सेट नहीं होगा जहां पे ये पूछे ना जा रहे हो, इसका मतलब आपको इसको डायरेक्ट करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रेलवे के आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है,
ये है आपका 3x प्लस 2√2 का की पावर -3। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैं आपको केवल एक बात समझा रहा हूं, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और जो लोग मुझसे क्लास किए होंगे वो ये जानते हैं। अभी मैं आपको सिखाता हूं एक बात जरा यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे लिख दो, जो नहीं जानते उनको बता दे रहा हूं। 3 प्लस 2√2 और इसका क्यूब, भाई पावर -3 का मतलब ऐसा, और प्लस ये देखो ये कितना है, ये है 3 माइनस 2√2 और पावर इसकी भी 3 है, ऐसा ही तो है। जरा ये 3 प्लस 2√2 को जरा समझना। 3 प्लस 2√2 अगर मैं, आप करते क्या हो, आप क्या करोगे, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, परमेयीकरण करोगे। डायरेक्ट लिखना सीखो। 3 का स्क्वायर करो कितना हो गया 9, 2√2 का स्क्वायर करो कितना हो गया 2 का स्क्वायर तो 4 और √2 का स्क्वायर 2 तो 4 दूना 8 और दोनों का डिफरेंस ले लो कितना आ गया 1। अगर ऐसा है तो 3 प्लस 2√2 का डायरेक्ट जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 3 माइनस 2√2। और कॉन्जुगेट से जो मतलब नहीं समझ पा रहे वो ये जान लें कि अगर मैं 3 प्लस 2√2 लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 माइनस 2√2, या अगर मैं 3 माइनस 2√2 लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 प्लस 2√2। ये डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। बात समझ में आ गई? जैसे देखो क्या है, √2 और +1, तो √2 + 1 को मैं लिख सकता हूं 1/√2 - 1, क्योंकि देखो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 1। जब कभी भी 1 बन जाए तब ऐसा कर लो डायरेक्ट। और डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसको आपको पढ़ा चुका हूं, टॉपिक आपको मिल जाएगा मैथ्स में ही। टॉपिक का नाम होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल्स, ठीक है, इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, या रिवर्स रेशियोज करके होगा, तो आप इसको आसानी से देख सकते हो। चलिए अब मैं चलता हूं टॉपिक के ऊपर। तो देखिए इस पूरे पहले वाले पार्ट को मैं अगर ऐसा देखूं तो ये कितना है 3 प्लस 2√2 का क्यूब है। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 3 माइनस 2√2 का क्यूब लिख सकता हूं, और दूसरा वाला कितना है 1/3 माइनस 2√2 का क्यूब है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 2√2 का क्यूब। बोलो, अब ऐसा नहीं कि मैं इसको दोनों को जोड़ के a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब खोलूंगा, नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास। मैं आपको केवल ये दिखा रहा था। अब जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखो ये कितना है, ये है a और ये कितना है b, दोनों जुड़ने हैं, ठीक है। अब जरा समझो एक बात केवल मेरी, अगर मैं बोलूं कि x जो है वो √2 + 1 है तो 1/x कितना होगा, तो आप बोलोगे ये होगा √2 - 1। अगर मैं बोलूं दोनों को जोड़ दो तो x + 1/x कितना होगा, तो देखो ये जो पहला बड़ा वाला पार्ट है ना यही जुड़ेगा, बाकी ये तो कट जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जब मैं जोड़ रहा हूं तो बड़े वाले पार्ट का डबल हो रहा है, यानी ये 2√2 हो जाएगा। और अगर मैं कहीं इन दोनों को घटा दूं तो x - 1/x कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई साहब अगर माइनस करोगे तो ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो जब मैं जोड़ रहा हूं तो बड़े वाले पार्ट का डबल हो रहा है, जब मैं घटाऊंगा तो छोटे वाले पार्ट का डबल होगा। इतनी बात समझे? अगर मैं यही चीज आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाऊं तो मैं आपसे बोल सकता हूं, जरा इसको रब कर दूं 1 मिनट। देखो जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं आप समझते हो ना कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी किया जाता है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही जल्दी होते हैं। पहले तो आपको प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए, दूसरा आपको वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के खुश भी कर सकता हूं कि आप खुश रहोगे, आपको लगेगा कि मुझे आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कंपटीशन का एक लेवल होता है ना भाई। जो लोग एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम देने वाले उसमें एसएससी वाले भी बैठेंगे, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एसएससी की जो मैथ होती है, वो जो मैथ देने वाले होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, उनकी मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, जीएस भी उनकी काफी हद तक अच्छी होती है। तब आप क्या करोगे, आपको तो कंपटीशन में एक सीट चाहिए कि नहीं चाहिए कि क्विट कर जाओगे, नहीं 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 एसएससी वाले देंगे मुझे नहीं लगनी। ऐसे थोड़ी ना होता है, सीखो ना मेरे साथ, मैं सब सिखाऊंगा आपको। अब बताओ अगर मैं पहले वाले की बात करूं, अगर मैं x बोलूं तो ये 3 + 2√2x है, तो बताओ 1/x कितना होगा, तो आप बोलोगे ये 3 - 2√2 होगा। मैं बोलूं अगर दोनों को जोड़ दो तो बोलोगे x + 1/x, ये हो जाएगा 3 का डबल, भाई 3 3 6 यानी 2 × 3,
ये चीज मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं, जरा समझो। अब देखो, मैं इसको बोल दे रहा हूं x, तो ये कितना हो जाएगा अंदर वाला, ये हो जाएगा 1/x, यानी ये x की पावर -3 प्लस 1/x की पावर -3, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं तो बताओ, ये x की पावर -3 का मतलब 1/x³ प्लस ये 1/x का -3 पावर मतलब ये x³ है। यानी बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, x³ प्लस 1/x³ पूछ रहा है। ये बात समझे। अगर आपको x प्लस 1/x p दिया होता है तो x³ प्लस 1/x³ कितना होता है, p³ -3p होता है। यानी अगर मुझे किसी तरह से ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये पता चल जाए, इसका मतलब देखो x कितना है यहां पे, तो अब बोलोगे भाई x तो 3 + 2√2 है, तो x प्लस 1/x डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ये जो पहला बड़ा वाला पार्ट है ना, इसका डबल कर दो केवल। 3 का डबल कितना, 6। ये लिखना है केवल आपको। इस बात को तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना दिखा रहा हूं, जल्दी कैसे करते हैं। देखो, जब कभी ये मुझे मिला, मुझे पता चल गया कि ये जो है इसका इनवर्स है, यानी दूसरे के उल्टे हैं। तो मैं बोलूंगा अगर ये x है तो ये 1/x होगा। अंदर वाले की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं भाई। तो मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x प्लस 1/x कितना, तो ये 3 का डबल, क्योंकि 3 बड़ा वाला पार्ट है, 6। अगर x प्लस 1/x 6 तो x³ प्लस 1/x³ ही तो पूछा है, तो 6 का क्यूब 216 -3p यानी 3 छंग 18, घटा दो कितना देगा 198। ये क्वेश्चन का आंसर है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड। वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते थे। कैसे करते, मैं आपको दिखा देता हूं। आप इसको लिखते, ये 3 - 2√2 पहला वाला हो जाएगा, क्यूब है, और ये 3 + 2√2 हो जाएगा दूसरा वाला। -3 था, पावर हटा दिया और इनवर्स कर दिया। अब a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब खोल दो, तो a का क्यूब हो जाएगा 27, b का क्यूब माइनस, तो 2 का क्यूब 8, और ये 8 दूना 16 √2। बताओ, ये सब करने में टाइम नहीं लग रहा है। ये करना चाहते हो या ये करना चाहते हो, मैं तो कह रहा हूं ये करो, सीधी सी बात है, 2 सेकंड में आंसर लो। क्या करना है, x प्लस 1/x दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स है तो x प्लस 1/x कितना, 3 का डबल 6, और 3 का डबल अगर 6 तो भाई पावर 3 ही तो पूछा है, क्यूब ही तो पूछा है। अगर क्यूब पूछा है तो ये कितना होता है, p³ - 3p। इससे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। 2 की पावर x ये बराबर है किसके, तो देखो मैं 4 को कैसे लिख रहा हूं, 2 की पावर 2i लिख रहा हूं, लिख सकता हूं। 8 को मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 3, और z, ये तीनों बराबर है। जब तीनों का बेस बराबर है 2 2 2, तो इनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी, यानी x बराबर 2i बराबर 3z, यही तो होगा। x बराबर 2i बराबर 3z। अब बताओ, इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं एक काम करता हूं, इसको मान लेता हूं कुछ क्या, 1। ये सब 1 के बराबर मान लेते हैं। आप k मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पे। अगर मैं इसको 1 मान लूं तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो बताओ 2i की वैल्यू भी कितनी है, 1, तो y कितना हो जाएगा 1/2। 3z की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 1, तो बताओ z कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, उठा के वैल्यूज रख दो, और x y z की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको कितनी दे रखी है, 288। तो अगर आप, अब देखो, अगर आपको तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो तीनों का क्यूब बनेगा। मैं आपको ये समझा देता हूं कैसे बनेगा। अगर आप इसको k मानते तो ये k होता, ये k होता, और ये k होता। तीनों का मल्टीप्लाई करते तो भाई साहब x k, y जो है k/2, और z जो है वो है k/3। इनकी वैल्यू कितनी है, 288 है। तो देखो k³ बन रहा है ना, तो k³ कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो इधर चले जाएंगे। अच्छा, जरा इसमें से 6 बाहर करो, तो देखो 6 चौका 24, इसको मैं तोड़ रहा हूं, इसको 6 के पार्ट में तोड़ा, और 6 चौका 24, और 4 और 6 अठे 48, तो k³ कितना हो जाएगा, तो देखो 6 गुणे 6, इसको तोड़ दो, 6 अठे 48। देखो ये 6 का क्यूब है, और 8 को लिख दो 2 का क्यूब, तो ये k³ है कि नहीं है, तो k कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई साहब 6 बाहर कर दो और 2 बाहर कर दो, यानी 12 हो जाएगा। k की वैल्यू है 12। अगर k की वैल्यू 12, तो बताओ x कितना है, 12, y कितना हो जाएगा, तो y है k/2 यानी 6, और z है k/3 यानी कि
4 उठा के रख दो क्वेश्चन में, तो 1/2x, 2x का मतलब 12 दूना 24 प्लस 1/4y, y का मतलब 6 चौका 24 और ये हो जाएगा 1/8z, तो 800 का कितना हो जाएगा 32। एलसीएम लो कितना आ गया 96, 24 चौका 96, 4 और 32 3 96, 4 4 8 9 10 11/96, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गई बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक प्लेट क्रमवार 12.5% और 10% की छूट के बाद 6300 रुपए में बेची गई, अंकित मूल्य बताओ। अब जरा समझना, मैं इसको रेशियो से कर रहा हूं, ठीक है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि भाई साहब 12.5 और 10 का क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट निकाल लो, लेकिन वैसा करना सही नहीं है, टाइम लग जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन है हमारे पास। 12.5% छूट का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 12.5% जो है वो किससे के बराबर होता है, तो वो 1/8 के बराबर होता है। यानी अगर अंकित मूल्य की बात कर रहा हूं और छूट, तो यहां पे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये तो पता है ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कुछ होगा, उसमें कुछ छूट दी जाएगी तो हम उस वस्तु को बेच देंगे। जैसे 100 का अगर अंकित प्रिंट है मूल्य किसी शैम्पू वगैरह पे, आपने 10 रुपए की छूट देती तो आपने उसको 90 में बेच दिया। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो अगर मैं बोलूं कि 8 रुपए इसका अंकित मूल्य है तो 1 रुपए की छूट दी गई, तो बताओ कितने में बेचेंगे, तो बोलोगे 7 रुपए में बेचेंगे। ठीक है। 10 की छूट 10%, 10% का रेशियो मान कितना होता है, तो आप जानते हो इसको 1/10 होता है। यानी अगर अंकित मूल्य 10 रुपए है तो उस पर भी कितनी छूट है, 1 रुपए की छूट है। तो कितने में बेचेंगे, 9 रुपए में बेचेंगे। तो देखो ये तो अंकित मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन ने क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया, इतने में बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 सत्ते 63। अंकित मूल्य कितना हो गया, 10 अट्ठे 80। ये हमारा विक्रय मूल्य है 63 और ये अंकित मूल्य है। विक्रय मूल्य क्वेश्चन ने कितना दिया है 6300, इसका मतलब 2 जीरो और बढ़ा दो। अगर 6300 विक्रय मूल्य है तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा दो, 8000 क्या होगा, इसका अंकित मूल्य होगा। ऑप्शन कौन सा, सी पार्ट। बात समझ गए? चलो आगे। निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। 1 रुपए में कुछ संतरे, कुछ एक्स संतरे खरीदने, किसके हिसाब से, 2 के हिसाब से, मतलब 1 रुपए में 2 संतरे, इस हिसाब से उसने खरीदे हैं। और उतने ही संतरे उसने 3 के हिसाब से खरीदे हैं। तो 1 रुपए में कितने, 3, कितने संतरे, एक्स संतरे। अब एक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जरा समझो क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको अच्छे से कर लो। देखो क्या कह रहा हूं मैं, संतरों की संख्या पे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। 1 रुपए में, जरा ध्यान से देना, पहली बार कितने संतरे खरीदे, 2 संतरे। यानी अगर 2 संतरे का दाम 1 रुपए है तो बताओ 1 संतरे का दाम कितना होगा। आप बोलोगे भाई साहब आधा रुपया, यानी 98। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो? इतना करना नहीं है, इसको मैं आपको समझा के कुछ दिखाना चाहता हूं कि आप उस चीज को डायरेक्ट मान लो। आप बताओ 1 रुपए के संतरे कितने, एक संतरे का दाम कितना, 1/2। अच्छा ऐसे ही 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे हैं, तो बताओ 1 संतरे का दाम कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई साहब 1/3 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, ऊपर वाली नीचे वाली। अब क्या करो ना, ये जो 2 है और ये जो 3 है, इसका एलसीएम ले लो। आप इसको यहां से भी समझ सकते थे, ये 2 और ये 3, इनका एलसीएम ले लो। तो आपको क्या होगा ना कि इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो एलसीएम लेके मानना क्या, सबसे पहली बड़ी बात तो ये। अब देखो मैं क्या मान रहा हूं, यहां से क्वेश्चन अब आपका शुरू होगा। मैं मान रहा हूं इस 2 और इस 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। यानी मैं मान रहा हूं कि पहली बार उसने, फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने 6 संतरे खरीदे हैं। ठीक है, और दूसरी बार भी कितने संतरे खरीदे हैं, सेकेंड टाइम, उतने ही संतरे, यानी कि 6 संतरे। और ये 6 कहां से आया, मैंने मान लिया कि 2 और 3 का एलसीएम है। मैं एक्स भी मान सकता था, लेकिन क्यों मानूं एक्स। अब 6 संतरे उसने पहली बार खरीदे और 6 संतरे दूसरी बार खरीदे हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, जरा ध्यान देना। अब पहली बार जब उसने 1 रुपए के 2 संतरे खरीदे हैं, 1 रुपए में 2 संतरे,
यानी 6 संतरे खरीदने के लिए 3 रुपए देना पड़ा होगा। तो यहां से उसने कुल कितने रुपए खर्च किए 6 संतरे खरीदने के लिए? 3 रुपए। ठीक है, यहां से इसने कितने रुपए खर्च किए? तो आप बोलोगे भाई साहब 1 रुपए में 3 संतरा मिल रहा है, इसका मतलब 6 संतरे लेने के लिए उसने 2 रुपए खर्च किए होंगे। यहां से उसने 2 रुपए खर्च किए। ठीक है, तो ये तो उसने खरीदने में खर्च किया ना। खरीदने का मतलब क्या हो गया? सीपी। तो बताओ ये 6 और 6 टोटल कितने संतरे ले लिए? 12। यानी 12 संतरों को खरीदने में उसको कितना रुपए लेना पड़ा? 5 रुपए। तो ये क्या है? ये सीपी ही तो है। कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में 1 दर्जन संतरे कितने में बेचेगा। अब बताओ अगर खरीदा 5 रुपए में है तो बेचना कितने में चाहिए? 20% का प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट मतलब 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1। या आप ऐसे निकाल लो या 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.2 कैसे आता है? ये मल्टीप्लायर्स होते हैं। अगर मैं बोलूं कि x% का प्रॉफिट पर बेचना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 में इस x को जोड़ दो और 100 से डिवाइड कर दो। या आप बोल सकते हो 20% का प्रॉफिट मतलब 120% पे। और 120% को कैसे लिखोगे? 120/100 यानी 1.2। तो मैंने वही किया कि 5 रुपए में खरीदा तो 5 गुणे 1.2 यानी कितने में बेचेंगे? 12 पंचे 60, 6 रुपए में बेचेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? कितने संतरे? 12 ही तो संतरे हैं। संतरों की संख्या तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 दर्जन संतरे। तो भाई 12 संतरों को ही तो 1 दर्जन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? 1 दर्जन संतरे में कितने संतरे आते हैं? 12 ही तो आते हैं। तो भाई 12 संतरों को ही तो बेचा कितने में? 6 में। ये मेरा आंसर है। समझ गए बात? तो चलो अगले क्वेश्चन पे रुक करते हैं। गणित की एक परीक्षा में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं दोस्त। गणित की एक परीक्षा में 5 अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा प्राप्त अंक लगातार विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 हो तो उच्चतम अंक कितने हैं? जरा समझना। 5 लोग हैं, ठीक है, 5 अभ्यर्थी हो गए। और जब आपको ये चीज कहीं मिल जाए, लगातार, विषम या क्रमागत, जब कभी भी ये चीज मिल जाए, लगातार, क्रमागत, है ना, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो उनके कुल अंक कितने हैं? 185। कितने लोगों के? 5 लोगों के। अगर 5 लोगों का कुल अंक 185, तो बताओ एक का, और एक का निकालने का मतलब होता है औसत निकाल रहे हैं। एक का कितना हो जाएगा? तो 5 या 15, 5 से भाग कर दो और 5 सत्ते 35, 37 हो गया एक का। और जो औसत एक का निकल के आएगा वो होगा औसत। इस बात को ध्यान रखिए, जो एक का निकल के आएगा वो क्या होगा? वो होगा औसत। अगर ये औसत है तो ये सबसे बीच में होगा, और सबसे बीच में यही तो है, ठीक है। अब ये सबसे अगर बीच में है तो बताओ 2 विषम पूर्णांकों में कितने का अंतर होता है? जैसे मैं बोलूं 1, 3, 5, ये क्रमागत विषम पूर्णांक है ना, लगातार है, तो 2-2 का डिफरेंस है सब में कि नहीं है? इसका मतलब अगर ये 37 है तो ये कितना होगा? 2 जोड़ 2, ये हो जाएगा 37 2 39। और ये अगर 39 है तो इसमें 2 जोड़ 2, ये कितना हो जाएगा? 41। यानी जो उच्चतम अंक है वो कितना है? 41 है। बात समझ गए? कर सकते हो आसानी से। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, जैसे यहां पे क्या दिया, या कुल अंक दिया, यानी ये योगफल है, तो कभी कभी आपसे क्या दे देगा, यहां पे डायरेक्ट वो औसत दे देगा। औसत दे देगा तो बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतना तो पता है ना कि औसत जो होता है वो क्या होता है? कुल योगफल और बटे संख्या। तो योगफल अगर दिया है 185, तो उसको संख्या कितनी थी? 5, मैंने 5 से भाग कर दिया तो मुझे औसत पता चल गया। तो औसत ही बीच वाला होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, क्या आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 होता है? ये तो जानते होगे। जब कभी ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ा होगा तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, उसके बाद यही सब चीजें पढ़ते होगे, है ना। इतनी तो उम्मीद है कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो इतना तो कुछ जानते होगे। आप मुझे इतना बताओ केवल भैया कि ये जो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो आप बताओ ये ए है कॉस स्क्वायर थीटा, बी है क्या साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। और अगर ए प्लस बी की बात करूं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो ए है और प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो भाई साहब 1 हो जाएगा, 1 को किसी में भी गुणा करोगे 1 ही रहेगा, वही संख्या रहेगी। इसका मतलब 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मान कितना है, ये तो क्वेश्चन ने दे रखा है 1/3, तो इसका भी मान कितना होगा 1/3, डायरेक्ट आंसर। तो ध्यान रखो, अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/3 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा वो भी कितना होगा 1/3 होगा। जो दिया है वही होगा। ठीक है, चलो आगे। एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 410 है। देखो बहुत से फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन मुझे उन सब में नहीं भागना, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, जरा समझना बहुत ध्यान से। सीआई की बात कर रहे हैं, 5% का रेशियो मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/20। ठीक है, यानी कि अगर 20 रुपए मेरा क्या है मूलधन है, तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 1 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर मेरा मूलधन 20 रुपए है तो मुझे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा, वो टोटल मिला के कितना मिलेगा, 20 तो मूलधन 1 रुपए ब्याज मिला, यानी टोटल 21 रुपए मुझे वापस मिलेगा। कब, 1 वर्ष में। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितना होगा, तो डबल नहीं करते, सीआई में क्या करते हैं पावर में ले जाते हैं। तो बताओ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। ठीक है, यानी 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 400 मिलेगा, और ये 441 मिलेगा। यानी कि 400 क्या है, ये ब्याज है, यानी आप सॉरी इसको मूलधन बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो मिश्रधन। तो बताओ ब्याज कितना मिला, अगर 400 रुपए मूलधन है तो ये क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। क्योंकि भाई जब देखो, जब 20 रुपए मूलधन था तो 21 रुपए क्या हुआ, ये मिश्रधन हुआ ना। क्यों, क्योंकि 1 रुपए क्या मिला, ब्याज मिला, तभी तो हुआ। तो जब मैंने 2 वर्ष की बात की तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर कर देंगे 400, 21 का स्क्वायर कितना 441, यानी मूलधन तब कितना है 400 रुपए, तो मिश्रधन कितना होगा 441 रुपए। बताओ ब्याज कितना मिला, तो आप बोलोगे भाई साहब ब्याज जो मिला है वो मिला है टोटल 410, हमें कितना मिला 41, तो 41 की वैल्यू कितनी 410, तो 1 की वैल्यू कितनी 10, मूलधन कितना है 400, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 4000। ठीक है, ये मूलधन आ गया। अगर ये मूलधन आ गया तो आप मुझे केवल इतना बता दो कि ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज 5% की दर है और 2 वर्ष का ब्याज है। अगर 5% की दर है, 2 वर्ष का चाहिए साधारण ब्याज, तो 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है, 2 साल में कितना मिलेगा 10% मिलेगा। तो 4000 का 10% यही ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज, और ये कितना हो जाएगा 400 रुपए। ऑप्शन कौन सा, ए पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है, कर सकते हो डायरेक्टली। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी कंपैरिजन का क्वेश्चन हो गया। 5 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इंटू √5 का मतलब 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 3, और डिवाइड बाई है, डिवाइड बाई देखो, जैसे डिवाइड बाई का मतलब कितना होता है 1/5 की पावर -3/2, ऐसे ही तो कर सकते हैं डिवाइड। या जैसे मैं बोलूं x से डिवाइड करो या 1/x से गुणा करो, तो बात सेम है ना। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 की पावर माइनस हट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 3/2। ये किसके बराबर है, 5 की पावर a+2 के बराबर है। जरा सबको जोड़ दो, देखो 3 और 1 कितना हो गया पावर 4, क्योंकि गुणा करने पे घाते जोड़ती हैं, और 1/2 और 3/2 कितना हो गया 4/2, 4/2 का मतलब 2। तो भाई साहब ये 3 और 1 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी 5 की पावर 6 किसकी वैल्यू के बराबर है, 5 की पावर a+2 के बराबर है। तो बताओ
अगर बेस सेम है तो घातें बराबर होंगी, यानी a+2 किसके बराबर है? 6 के बराबर है, तो a कितना हो जाएगा? 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने डीआई का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में या तो डीआई आएगी, जिसको आप डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हो, या फिर आपके एग्जाम में वो माध्यिका वाले क्वेश्चन आएंगे। सब लेंगे यहीं पे, परेशान मत हो, ठीक है। चलो, आज डीआई लेकर आए हैं। तो क्या है ये डीआई? ये कुछ आपको ग्राफ दे रखा है, ये देखो, इसको पढ़ो सबसे पहले। बिक्री लाख बोतलों में, यानी ये क्या है? ये 30 लाख बोतल है, ये 35 लाख बोतलें हैं, ये 40 लाख बोतलें हैं। कूल शिप को व्हाइट कलर से शो किया गया है, ये वाला जो व्हाइट कलर है ना, ये वाला, ये कूल शिप है। पेपर अप को ब्लैक वाले से, ये पेपर अप है हर जगह पे, और ये थोड़ा सा ग्रे वाले से ड्यू ड्रॉप को शो किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कूल शिप यानी व्हाइट वाला, सीधे से आ जाओ। 1989 में बिक्री की तुलना में 1990 में बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 89 ये है और 90 ये है। 89 में देखो 5 से थोड़ा ऊपर है, तो मैं लगभग 6 मान लूं इसको। और यहां पे देखो क्या है, 1990 में क्या है देखो, अब ये देखो 20 के लगभग पास है, तो मैं इसको 18 मान लेता हूं। बातें समझ में आ रही है? तो देखो ये 6 और ये 18, भाई 15 से काफी ऊपर है और 20 के पास में है, तो 5-5 का ही तो डिफरेंस है, तो मैं 18 मान लेता हूं। आप 19 मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ कितने का बढ़ोतरी हो गया? तो बोलोगे 12 की बढ़ोतरी हो गई है। किस पर? 6 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, तो ये 6 दूना 12 कितना आ गया? 200%। लेकिन अब 200% तो है नहीं ऑप्शन में, तब क्या करें? इसका मतलब ये 18 हमने जल्दबाजी में मान लिया, ये 19 होना चाहिए, ठीक है। 15 से ऊपर, ये देखो ये चीज क्या है, ये 20 के नीचे है ना, ये वाली, ये 20 है, तो 20 के नीचे है, तो मैंने 18 जब माना तो 200% आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसको 19% मान लेता हूं। बताओ कितने की बढ़ोतरी हो गई है? तो आप बोलोगे अच्छा, अगर मैं 19% मान लूं तो और बड़ा आंसर आएगा। ये बात तो समझ रहे हो? इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, जब इस तरह के क्वेश्चन हो, आपको डेटा सही से ना दिख रहा हो, तो आप ये पॉइंट्स में जरा चले जाओ। अगर मैं 18 पे 200 लेके आ रहा हूं परसेंट, तो 19 में और बड़ा आंसर आएगा, तो 20 में तो और ही बड़ा आएगा। इसका मतलब ऊपर नहीं जा सकते, नीचे लेके आओ। इसको मैंने मान लिया 17 मान लिया, तो अब बताओ ये कितना बड़ा है? तो ये बड़ा है आपसे कितना? 11। किससे? 6 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 50 बार, 11 बचे 55, 550/3। तो देखो 18 तिया 54, लगभग 180 के आसपास ये जा रहा है। इसलिए 180 को आंसर ना टिक करके, अब चूंकि ऑप्शन में है नहीं, तो मैं सीधे सीधे किसको टिक कर दूंगा? 171% को। बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो लगभग 200 होना चाहिए, 200% जो हमारा आंसर होगा बेसिक, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो। चलो, ये हमारे मैथ के क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस की। अब देखो, एक कूट भाषा में यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है, तो डिस्पोज को क्या लिखा जाएगा? जरा समझना। ट्रिपल, ये ट्रिपल है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। SQHOK और D। जरा देखो एक बात, जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या किया करो? सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चंस में जो ये आपको पहला वर्ड दिया है, इसमें कितने लेटर हैं? तो 6 लेटर हैं। इसमें कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं। तो लेटर सेम नहीं है, इसका मतलब कुछ और पैटर्न लग सकता है। जरा देखना, ये नीचे वाला S के बाद T आता है, यानी ऊपर जाते समय एक जुड़ा है। Q के बाद R आता है, इसका मतलब +1+1 है। H के बाद I आता है, सब +1 है। O के बाद P आता है। अब रुक जाओ, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे रुक जाओ। +1 है ना, तो डिस्पोज को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका मतलब डिस्पोज लिखा है, ठीक है। तो नीचे एक कम रहा होगा, यानी ये C होगा, तो ये होगा C और ये D। इसका मतलब C से शुरुआत होगी, C से शुरुआत होगी तो A ऑप्शन। बात समझ गए? तो इसमें इतना नहीं करना आपको, आपको देखना है भाई ये T है और ये S है, इसका मतलब एक माइनस हुआ है ना। S के बाद T आता है, या आप बोलो कि T में एक जुड़ा है। भाई S के बाद T आता है, या आप बोलो कि S से एक प्लस हुआ या T से एक माइनस हुआ, ऐसा बोल सकते हो। तो जैसा आप देख रहे हो वैसे अगर बोलो कि ये D है, तो D में से एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है।
चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, लेकिन बस इतना है ना कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे और करेंगे कैसे। तो देखिए अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे दिख रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 तिया 21, 21 10 कितना हो जाएगा 210, और ये 24 लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं से दूर दूर तक का इसका संबंध नहीं है 24 और 300 210 का। अच्छा अगर मैं सबको जोड़ दूं तो देखो 7 3 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 से भी 24 का कोई संबंध नहीं है। तब क्या करें, और कुछ और तिकड़म लगाते हैं। देखो पहले जरा पहले को मल्टीप्लाई करो, 3 पचे कितना हो गया 15, और आगे सब जोड़ दो, 7 और 2 कितना आ गया 24 आ गया, ये बन रहा है। ऐसे देखो 2 और 4, पहले 2 को जोड़ दो तो 4 2 कितना हो गया 6, और फिर कितना है 6 है, और फिर कितना है 8 है, तो 8 6 14, 14 और सॉरी 6 और 8 है ना, सॉरी ये 8 होगा, 4 दूना 8, तो 8 6 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, ये बन रहा है मेरा पैटर्न, इसका मतलब सही है। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूने 4 कितना हो गया 16 प्लस 8 और प्लस 9, तो 16 8 कितना हो गया 24, 24 और 9 33। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। बोलिए बात समझ में आ रही है। तब इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा। और एक बात और, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आप फंसिए इसमें, तो बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले छोड़ दीजिए। बाद में हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाए, तो मुश्किल से 15-20 सेकंड का लॉजिक का इस्तेमाल करो टाइम के लिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है आनंद कॉलोनी में, अब देखिए ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, रेलवे की मैं बात करूं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पर मिलेगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना मत बिल्कुल भी। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, कैसे समझते हैं जरा समझिए। कथन में क्या लिखा है, आनंद कॉलोनी में कल दोपहर 12 बजे के पश्चात बिजली की आपूर्ति मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के कारण 3 घंटे के लिए बंद रहेगी। मतलब कोई मरम्मत का कार्य चलने वाला है, उसके कारण आनंद कॉलोनी में कल दोपहर 12 बजे के बाद 3 घंटे के लिए बिजली बंद रहेगी। ये कथन ने कहा, तो जैसा कथन कहेगा वैसा मान के चलेंगे। अगर कथन बोल रहा है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी मानेंगे। और अगर कथन ने यह बोला कि इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी को मान के चलेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से अपना आईक्यू नहीं लगाएंगे वहां पे। अब निष्कर्ष इसी कथन पे डिपेंड होगा, तो जरा निष्कर्ष के बारे में देखिए। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, आनंद कॉलोनी के निवासी अपने बिजली के उपकरण कल दोपहर 12 बजे से पहले प्रयोग कर सकते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि 12 बजे के बाद तो लाइट रहनी नहीं है, तो उपकरण का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, आनंद कॉलोनी के निवासियों को बिजली के मितव्ययतापूर्ण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भाई ये इसमें मितव्ययता इन सब का प्रशिक्षण का कहीं कोई जिक्र है नहीं। दूसरा गलत है, इसका मतलब कौन सा सही होगा, केवल पहला, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 4 गांव है ABCD, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा NTPC में तो खास करके 4 गांव है मेरे पास, ठीक है। मैं ये एक सीधी रेखा में ये 4 गांव बना लेता हूं। ये 4 गांव कौन कैसा है ये अभी मुझे क्वेश्चन बताएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि D और B के बीच की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब फिर आगे कह रहा है A ठीक बीच में है किसके, C और D के। तो भाई मैं मान लेता हूं कि ये D है और ये C है और A इसके ठीक बीच में है, तो ये कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। कर सकता हूं ऐसा। क्वेश्चन ये कह रहा है अब कि C की जो B से दूरी है, अच्छा D और B के बीच की दूरी क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर। मतलब ये दूरी कितनी है, 10, ठीक है। कह रहा है कि C से जो D के बीच की दूरी है, B के बीच की दूरी है, यानी C और B के बीच की दूरी मैं मान लेता हूं ये x है। ये जो दूरी है ये 2 किलोमीटर ज्यादा है किससे, C और D के बीच की दूरी। अच्छा अगर मैं C और D के बीच की दूरी को x मान लूं तो ये वाली दूरी इससे 2 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगी। अब बताओ पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 2x + 2। टोटल दी कितनी है 10, यानी x कितना रहेगा, तो बोलोगे 4। यानी अगर ये दूरी 4 है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6। क्वेश्चन कह रहा है C से B के बीच की दूरी, तो ये दूरी कितनी आ गई, ये 6 आ गई। ऑप्शन कौन सा, बी पार्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में काफी हद तक पूछे आते हैं। इतना सब कुछ पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल ये पूछो कि ईयर का जो है वो कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखो ईयर कहां कहां मिलेगा, इसको मुझे ढूंढना नहीं है, यहां पे ऑप्शन पे जाना है। पहले ऑप्शन पे जरा चलते हैं,
जरा पहले ऑप्शन पे चलो, तो ईयर का जो कोड लिखा है वो कुछ ऐसा लिखा है ना, ये 23, 27, 15, 61, यानी ये वाई होगा, ये ई होगा, और ये ए होगा, ये आर होगा। तो बस देखते हैं क्या मिल रहा है क्या। 23 पे देखो तो देखो ये 2 है और ये 3 है, तो 23 का मतलब ये 2 और ये 3, ये मिला ना वाई, तो वाई तो मिल गया 23 पे, ठीक है। ई देखो 27 पे मिलता है, तो 2 और 27, ये देखो ये 2 है, ये 2 है और ये 7 है, ये ई मिल गया यहाँ पे 2 और 7 के कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, ये दोनों भी सही है। ए देखो कहां पर है, 15 पर। अगर ए 15 पर है तो ये देखो ये 1 है और ये है 5, यहां पे ए भी मिल गया, तो ए भी सही है 15। और आर देखो 61 पे है क्या, तो ये देखो ये 6 है और 61 यानी ये 1 है ना, ये 1 है ना, तो 6 और 1 पे आर है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो दोस्त आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ, एक चीज और, जो कल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि पंजाब डीजल इंजन के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो ये पहले स्थान पर है। आप में से किसी का कमेंट नहीं आया था, तो मैं हालांकि आपको आंसर बता देता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।